स्टूडेंट्स। जी, आज हम अपने पहले लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक, आपकी एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की बुक का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, राइट। सबसे पहले तो मुझे डिफाइन करना होगा कि कैलकुलस क्या है, क्योंकि अभी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जिस कैटेगरी में आते हैं वो मैथमेटिक्स की ब्रांच जो है वो कैलकुलस कहलाती है। कैलकुलस क्या है? Calculus is the branch of mathematics which deals change from real number system to real number system। अब आपको पता होगा कि इस रियल नंबर का सेट जो है, जैसे कि आप जानते भी हैं क्या होता है। अगर मैं इसको एलेबोरेट करूँ तो मैं जस्ट ये कहूँगी कि सेट ऑफ रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, राइट। अब हमने स्टडी किसको करना है जी? चेंज को। कैलकुलस में हम स्टडी किसको करते हैं? चेंज को। तो उस चेंज को स्टडी करने के लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला जो टूल्स है वो है फंक्शन। फंक्शन की टर्म जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी वो जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ थे। क्या होता है जी? इसके लिए हम डिफरेंट जो है वो पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो 1 2 3 लिखी आपको सामने नज़र आ रही हैं, इनके थ्रू समझाऊंगी कि फंक्शंस एक्चुअली होते क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। एक्स जो है वो इसकी लेंथ और वेट को शो कर रहा है। द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर of side x is given by the formula a is equal to x square। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एरिया जो है वो लेंथ इनटू वेट होता है, राइट। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कोई भी हम लोग वैल्यू x की देंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एरिया डिपेंड ऑन इट्स साइड। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x। जब एक क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है तो हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है सेकेंड वन का, राइट। सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि a इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम x को वैल्यू देने में इंडिपेंडेंट होते हैं। जो हम वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास a की वैल्यू आएगी। क्लियर? सेकेंड देखिए, द एरिया a ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय द फार्मूला a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सर्कुलर डिस्क है या सर्कल है कोई, उसका रेडियस डिफाइन किया गया है। अब पाई जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट है। आर जो है, आप आर की जो भी वैल्यू देंगे, आर को जो भी वैल्यूज देंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। इसका इट मीन्स डेट हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। सेम ऐसे द वॉल्यूम वी ऑफ अ स्फीयर, किसी स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द फार्मूला वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब बी, राइट। एज वॉल्यूम वी ऑफ अ स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। जो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। सो वी कैन से दैट बी इज अ फंक्शन ऑफ आर, राइट। अब देखिए हम डिफरेंट, जैसे ये जो फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम इसकी डेली लाइफ में हम इसका देखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मैनी होम अप्लाइंसेस हैं जो फंक्शन के तौर पे काम करती हैं। क्या करते हैं हमारे पास जैसे कि घर में वॉशिंग मशीन है फॉर एग्जांपल, उसमें क्या है? उसमें आप इनपुट देते हैं, राइट। उसकी मैकेनिज्म डिफाइन की होती है उस खास पर्पस के लिए जिसके मतलब हम काम करना चाहते हैं। इनपुट हम वैल्यू डालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट आ जाती है। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में भी जो है वो हम क्या होता है, एक रूल डिफाइन होता है। जैसे ये भी रूल है एक, इसमें हम इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट वैल्यू आ रही है, राइट। इसी तरह हम यहाँ पे भी इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट वैल्यू आ रही है, सेम है एज दिस। अब देखिए the Swiss mathematician Euler
कंसीव द आइडिया ऑफ रिलेटिंग फंक्शन रिटर्न एज। अब हम देखने लगे कि मैथमेटिकली हम जो है वो फंक्शन के टर्म को कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम जो है वो सिंबॉलिकली इसको देख सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहा जाता है इसको, ठीक है, एंड रीड एज y इज इक्वल टू f of x. f of x is called the value of f at x or image of x under f, right? हम कहते हैं कि y की जो वैल्यू होती है f of x is called the value of f at x under और image of x under f। मतलब हम कहते हैं कि y जो है वो इमेज होगा जबकि x जो है वो प्री इमेज कहलाता है। द वेरिएबल x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल y जो है वो डिपेंड वेरिएबल ऑफ f। डेफिनेटली नजर आ रहा है ना, ये क्वांटिटी जो x है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि y जो है वो उस पर डिपेंड कर रही है। इफ x एंड y आर रियल नंबर्स देन f इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। हम कैलकुलस में क्योंकि रियल नंबर के सेट पे काम कर रहे होते हैं इसलिए हम फंक्शन को समटाइम जो है रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन इज रिस्ट्रिक्ट टू लाई इन सम सेट। अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो हम इस सेट में से लेंगे तो वो सेट क्या कहलाता है, वो सेट जो है फंक्शन की डोमेन कहलाता है, राइट। जैसे कि हम किसी सेट को हम ये एक जैसे सेट हमने लिख लिया, ये रियल लाइन का छोटा पीस है, मतलब 0 से 0 इन बिटवीन 0 to 5 हमने एक पीस उठा लिया। हमने कहा कि हम किसी फंक्शन को इस पे डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन की जो है वो डोमेन होगा। अब रेंज क्या होगी, the set of all possible value of f of x, the set of all possible values of f of x as x varies over the domain of f is called the range of f। means हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा, जो रूल गिवन होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम डोमेन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आती चली जाएंगी जो कि रेंज सेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है डोमेन ऑफ सेट की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये रूल जो है हमने इस सेट के लिए हमने डिफाइन कर लिया, फंक्शन या रूल जो है वो इस सेट के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो फिर ये है हम जो है वो इसकी इनिशियल वैल्यू को अगर इस रूल या फंक्शन में हम, ये फंक्शन है, ये एक तरह का रूल बना हुआ है जो कि हमें फिनोमेना दे रहा है कि इसमें हमने इनपुट वैल्यू डालनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो आउटपुट वैल्यूज आएंगी जी। तो इसमें हमने क्या किया, अगर इनिशियल वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 100 आती है, और अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू डालते हैं 5 तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 आती है। इसका मतलब है कि रेंज सेट जो है वो हमारे पास क्या है, इस तरह इसके बिटवीन वैल्यू डालते जाएँ तो हमारे पास 0 और 100 के बिटवीन जो है वो y की वैल्यूज आती जाएंगी, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा, y की वैल्यू जो आएंगी वो 0 और 100 के बिटवीन आएंगी और ये हमारे पास क्या होगा, रेंज सेट कहलाएगा जी। जैसे कि आपको हमने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा नो हो किया था कि हमारे पास अगर हम दो सेट के दरमियान फंक्शन डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं जैसे कि अब फंक्शन इज़ अ रूल, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारे पास एक रूल है, अब ये रूल जो है फंक्शन का बनता है, इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, वो ये हमें डेफिनेशन बता रही है। अ फंक्शन इज़ अ रूल बाय विच we relate two sets A and B in such a way that each element of A is assigned with one and only one element of B। Two conditions, कैसे कि A सेट का हर एलिमेंट रिलेट हो B सेट के साथ और B सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन जो हमारे पास रूल हमने डिफाइन किया है वो फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल जो है वो इस पिक्चर्स में भी शो हो रही है। हमने एक सेट ए लिया जिसके 1 2 3 एलिमेंट थे, एक सेट बी लिया जिसके 4 5 एलिमेंट थे। हमने क्या किया, वन को हमने उन दो सेट के दरमियान पहले तो एक रूल डिफाइन करना है। वो रूल क्या करेगा, वो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, राइट। तो जी हमारे पास ये हुआ कि हमने सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ जब रिलेट करना है तो
रिलेट करने के लिए जो भी हम वे या पाथ लेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, वो एक रूल होगा, ठीक है। फिर वो रूल जो है फंक्शन तब बनेगा जब वो फंक्शन की दो कंडीशन जो हमने अभी देखी है उसको सेटिस्फाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 को रिलेट कर दिया 4 के साथ, 2 को रिलेट कर दिया 4 के साथ और 3 को रिलेट कर दिया 5 के साथ। जी, ये एक रूल डिफाइन हो गया। अब ये देखिए कि सेट ए के हर एलिमेंट जो है वो रिलेट है सेट बी के एलिमेंट के साथ। कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो जिसका जो रिलेट होने से रह गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है फंक्शन की। सेकंड ये है कि इस सेट का हर एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन है, जैसे कि 1 जो है वो सिर्फ 4 के साथ ज्वाइन है, 1 5 के साथ ज्वाइन तो नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो रूल है ये फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा, मैं रूल सिर्फ यही नहीं, रूल डिफाइन करने में हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, हम किसी भी तरह का रूल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़हन में ये रखना है कि हमने इस रूल को फंक्शन बनाना है तो फिर उन फंक्शन की दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नंबर 1 क्या, कि इसके हर एलिमेंट जो है वो रिलेट हो और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही, पी सेट के एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट हो। अब देखिए मैं एक रूल इस भी डिफाइन कर सकती हूँ, 1 को 5 पे कर दूँ, 2 को भी 5 पे कर दूँ, 3 को भी 5 पे कर दूँ, तो क्या होगा जी, 1 भी 5 पे चला गया, 2 भी 5 पे और 3 भी 5 पे। ये भी एक हमारे पास रूल है, ठीक है। और ये रूल जो है वो अगेन एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका हर एलिमेंट जो है वो रिलेट हो रहा है सेट बी के एलिमेंट के साथ और सिर्फ एक एलिमेंट पे ही रिलेट हो रहा है। सही, कि 1 जो है वो 5 दे रहा है, इसका 2 जो है 5 दे रहा है और 3 जो है वो 5 दे रहा है, राइट। अब देखिए इन जनरल a function f from a set x to a set y is a rule that assigned to each element x belongs to x, one and only one element y in f। क्या होता है, यहाँ के इस सेट में से एलिमेंट होते हैं जो इस रूल के अंडर जो है वो इस एलिमेंट पे मैप कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमने अभी पीछे एग्जांपल देखी है उसमें दोनों सेट जो थे वो फाइनाइट थे, सेट ए भी फाइनाइट था, सेट बी भी फाइनाइट था। उसके दरमियान हमने जो है वो सिंपली जो है वो आपस में रिलेट कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास सेट इन्फिनिट हो, जैसे कि रियल नंबर का सेट है, इसके हम जो है फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमें देखिए सेट रियल नंबर का सेट एक बहुत बड़ा सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है, तो उसके दरमियान हमें रूल डिफाइन करना जो है वो एक नंबर को तो हम असाइन नहीं कर सकते। उसमें तो हमारे पास अगर एक छोटा सा पीस 0 से 1 तक भी अगर हम लेके इंटरवल उठाते हैं तो उसमें तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, हम हर पॉइंट पे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम जो है वो जब हमारे पास 2 सेट इन्फिनिट होते हैं तो फिर हम जो फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं जी, फिर हम लोग अलजेब्रिक सेंटेंसेस का जो है वो सपोर्ट लेते हैं। जैसे कि हम रूल को डिफाइन कर लेते हैं f = x², मतलब इस सेट के हर एलिमेंट को जब हम इस रूल से गुजारेंगे तो हमारे पास y के एलिमेंट आ जाएंगे। सही, जैसे कि मैंने कहा कि f = x², तो मतलब क्या है, -1 किस पे ऑपरेट होगा, -1 को लगाइए ना, x² करिए, -1 का स्क्वायर करें 1 आ जाएगा, यानी कि -1 का 1 पे जाके मैप हो जाएगा। 2 किस पे मैप होगा, 2 को जो है वो हमारे पास रूल क्या है, x², x के एलिमेंट को इसमें डालने, x² हो गया, 4 हो गया, यानी कि 2 जो है वो यहाँ पे 4 पे जाके मैप हो जाएगा। सही, मतलब जब 2 सेट जो है फाइनाइट होते हैं तो उसके दरमियान तो हम सिंपली जो है उनको सेट ए के एलिमेंट या सेट एक्स के एलिमेंट को जो है वो सेट वाई के एलिमेंट पे हम ज्वाइन करते हुए किसी भी एलिमेंट के साथ उसको रिलेट कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास सेट इनफाइनाइट होते हैं तो फिर हमारे पास हम इसको हर एलिमेंट को तो उठा के रिलेट नहीं कर सकते सेकेंड सेट के साथ। तो फिर हमें क्या करते हैं, फिर हमें मैथमेटिकली जो है वो सेंटेंसेस के साथ रूल डिफाइन करना होता है, जिसमें से वो जिसको इनपुट वैल्यू देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट वैल्यू आ जाती है। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं कि हाल अलजेब्रिक सेंटेंसेस जो है वो सेंटेंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमें एक फंक्शन दे दें। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि f(x) = √(x). सही, तो
अब ये एक रूल है, अब इसको चेक करते हैं कि आया ये फंक्शन है कि नहीं है। मैं देखिए F4 हम लोग कहते हैं F4 अगर करें तो हमारे पास इसका मतलब है कि 4 जो है वो जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास +-2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि F4 का आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, +-2 आ रहा है। +-2 आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 जो है वो दो सेट वाई के दो एलिमेंट पे मैप हो रहा है ना, दो आंसर दे रहा है। एक प्री इमेज जो है वो दो इमेजेस रख रहा है। F4 का जो है वो 2 पे भी है और F2 +2 एंड -2 पे भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इमेज, एक प्री इमेज, इसके एलिमेंट हमारे पास प्री इमेज कहलाते हैं, जबकि इसके एलिमेंट हमारे पास इमेजेस कहलाते हैं। एक प्री इमेज के अगर दो इमेज हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सेकंड कंडीशन को फंक्शन की सेटिस्फाइड नहीं करते। इसका मतलब है कि ये जो रूल मैंने कहा है कि f = x, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि एन एलिमेंट y of y is associated with an element x of x, then we write y is equal to f of x and read as y is equal to f of x. Here f of x is called image of f at x or value of f at x, right? और या फिर इसको इस तरह कह सकते हैं कि क्वांटिटी y depend on a quantity x in such a way that each element of x determine exactly one value of y, right? हर जैसे x की हर एक वैल्यू जो है वो y की एग्जैक्टली वन वैल्यू को डिटरमाइन करें तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास फंक्शन है। जैसे कि हाँ ना कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी थी आपको कि 4 है, जब हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ x में लगाते हैं तो वो दो वैल्यू दे देता है राइट y की, तो इसका मतलब है वो रूल जो है फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f एंड द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इज कॉल्ड द रेंज। जो कॉरस्पॉन्ड होंगे, जो सेकंड सेट के एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे जी, वो रेंज कहलाएंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो सेट y के हर एलिमेंट है वो जो है वो रिलेट हो जाए सेट x के एलिमेंट के साथ। सेट x का तो हमने कहा हुआ है ना कि हर एलिमेंट को रिलेट होना चाहिए सेट y के एलिमेंट के साथ, लेकिन सेट y के एलिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो है वो रिलेट हो जाए। जैसे कि किसी एग्जांपल दूँ, मैंने अभी कहा था कि f को अगर मैं इस तरह डिफाइन कर लेती हूँ कि f इज इक्वल टू x², तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये होगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर पे चले जाएंगे डेफिनेटली स्क्वायर की वजह से, और पॉजिटिव नंबर भी जो है वो पॉजिटिव पे जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर जो रियल नंबर के यहाँ पे नेगेटिव नंबर है वो किसी उनके साथ कोई भी x का एलिमेंट जो है वो रिलेट नहीं होगा। सही, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेट y के हर एलिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी का इमेज बने, लेकिन सेट x के हर एलिमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो उसका यहाँ पे इमेज हो, और सेट y के हर एलिमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं सेट x के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा हो। जैसे कि अभी मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है, तो इसका मतलब है कि सेट y जो है वो कंप्लीट सेट कहलाता है कोडोमेन, और जो एलिमेंट रिलेट हो जाते हैं सेट x के एलिमेंट के साथ वो रेंज सेट में चले जाते हैं। सही। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 जी। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक फंक्शन जो है उन्होंने गिवन है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है f of -2 की, f of 0 की, f of x -1 की, f of x² + 4, राइट जी। f of -2 की यहाँ पे वैल्यू डालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f of -2 डाल लिए तो हमारे पास जो है वो 6 आ गया। कैसे हमने डाला, क्या किया हमने x की जगह पे -2 को रिप्लेस कर लिया, तो जहाँ पे x है यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर -2 हो गया। 4 × +2 = 6 हो गया, राइट। x की जगह पे हमने 0 पुट किया तो f of 0 क्या हो गया, 0 का स्क्वायर -0 = 0। अच्छा, x की जगह पे हमने क्या किया, x -1 को रिप्लेस कर दिया, f of x -1, तो क्या हो गया, x की जगह पे x -1 का होल स्क्वायर -x -1, x² -1 का होल स्क्वायर करें x² -2x + 1 -x + 1, यहाँ से जो है वो x² -2x -x = -3x + 2 हो गया। क्लियर?
एक्स की जगह पे हम पुट कर लें एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 राइट। इसका स्क्वेयर ओपन कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये आंसर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट इसका देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, हमने वही सेम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ -2, जहाँ पे x है वहाँ पे f ऑफ -2 को रिप्लेस कर लें, इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह 0 को रिप्लेस कर लें, x-1 को, x की जगह पे x-1 को रिप्लेस कर लें और x-1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह x स्क्वेयर प्लस 4 को आप जो है वो रिप्लेस कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने इस फंक्शन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच की। सबसे पहले ये करते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एक्स की जगह पे रिप्लेस कर लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आप ए प्लस एच लिखें 6a प्लस एच माइनस 9 विच इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9। इस तरह x की जब a वैल्यू पुट करें f ऑफ a इज इक्वल टू है 6a माइनस 9। ये f ऑफ a प्लस h की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है इस जगह पे f ऑफ a प्लस h पे रिप्लेस कर लें माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। इसको सिंप्लीफाई करें जी तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है h कैंसिल होने के बाद 6। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इंटू साइन ऑफ x जी। तो इसके लिए ये है कि ये हमने फार्मूला, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज हैं जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर साइन थीटा माइनस साइन फाई हो तो विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 जी। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए साइन ऑफ ए। डेफिनेटली हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसलिए हमने इसको पहले इधर लिख लिया जी। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हमने लिखा है साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच 1 बाई एच इंटू साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए। अब इस जगह पे हमने ये वाला फार्मूला जो है वो रिप्लेस कर दिया, क्लियर, विच इज इक्वल टू 1 बाई एच 2 cos 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ एच बाई 2। यहाँ तक भी रख लें, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें। चलो अगेन वो ये कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x का प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 जी। तो हमारे पास एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच, हमारे क्या फाइंड आउट करना है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो हमने ए प्लस एच एक्स की जगह पे ये रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच किया तो हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लगाई माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू लगाई डिवाइडेड बाई एच। 1 बाई एच बाहर आ गया और ये हमारे पास सेंटेंस बन गया। इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर में आ जाता है, सही। एच यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाता है और ये आपके पास ए स्क्वेयर प्लस 3a का स्क्वेयर प्लस 3h प्लस 4a प्लस 2h। यहाँ तक रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मसीन इसको भी फैक्टराइजेशन करके सिंपल किया जा सकता है। बेहतर है कि आप लोग इसको यहाँ तक ही रखें। इसी तरह अब पहले हमने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स साइन के साथ था, अब हमने क्या करना है जी, एफ ऑफ एक्स कॉस के साथ है। सेम वैसे ही ये सिर्फ और सिर्फ जो है डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस वाला फार्मूला लगेगा। अगर आपको याद हो तो काज ऑफ एल्फा माइनस काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू है -2 साइन एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने डिफाइन करना है एरिया को एरिया इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया। लेट एक्स बी अ यूनिट ऑफ साइड ऑफ सर्कल, हम लेट कर लेते हैं, राइट। पैरामीटर क्या होगा जी, स्क्वायर का पैरामीटर जो होता है वो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x हो गया, राइट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एरिया क्या होता है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्योंकि हमने पैरामीटर को इन टर्म ऑफ एरिया शो करना है, इसका मतलब है कि हमने x की वैल्यू इन टर्म ऑफ a फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लियर। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की तो आपके पास एरिया इज एक्सप्रेस्ड एज पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड एज एरिया। आप देख रहे हैं कि p जो है वो a पे डिपेंड कर रहा है, एक वैल्यू पुट करें आपके उसके अकॉर्डिंग आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। इस तरह अब हमने नेक्स्ट जो है वो p इसके b पार्ट में बी पार्ट में हम ये कर रहे हैं कि जी लेट एक्स यूनिट सर्कल, मतलब हमने करना ये है कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। किसी भी सर्कल का एरिया को उसके सर्कमफ्रेंस में फॉर्म में हमने एक फंक्शन बनाना है। हमें पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो पाई एक्स स्क्वायर होता है एंड सर्कमफ्रेंस सी जो है वो इज इक्वल टू 2 पाई एक्स, राइट। यहाँ से हमने क्योंकि एरिया को इन टर्म ऑफ सी शो करना है तो हम यहाँ से x जो है x की वैल्यू इन टर्म ऑफ c फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू c बाई 2 पाई, एरिया पे जो हमने वैल्यू यहाँ पे x की फाइंड आउट की है वो इक्वेशन a में पुट करें तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट हमारे पास एक क्यूबिक है, हमने क्यूबिक को जो है लेट एक्स दिया, हमने ये करना है कि फंक्शन बनाना है the value v of a cubic as a function of its area, area of its base। आप देखिए इस क्यूबिक की बेस ये है विच इज़ अ स्क्वायर, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ अ बेस जो है वो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो एक्स क्यूब है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, पुट इन इक्वेशन 1, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब की x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस की तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a का क्यूब हो गया। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 3/2। इसका मतलब है कि हमने वैल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ a, क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये करना है कि a और जो b आपको नजर आ रहे हैं कांस्टेंट है, अननाउन्स है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें गिवन है कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है -3 है। इसका मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है, 2 पुट करके इसको इक्वेट कर लेना है -3 की, ठीक है। 2 का क्यूब -a, 2 का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व किया, यहाँ से 2 कॉमन लेके खत्म कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये गिवन है कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है। मींस दैट इस इक्वेशन में f ऑफ x में हमने -1 पुट किया और इसको इक्वेट कर दिया 0 इसके साथ। -1 का क्यूब -a -1 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे b आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b है ना, b इंटू -1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा -1 -a -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया, 2 बन गई। तो हमने अब क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो इससे हमारे पास a जो है वो 2 आ जाता है। सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू डालें तो इससे b की वैल्यू जो है वो -2 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फंक्शन गिवन है और कह रहे हैं कि अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एज आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, मतलब हाइट को इन टर्म ऑफ x जो है वो यहाँ पे किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। तो हाइट जो है वो इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक।
जब हमारे पास क्वेश्चन 1 क्या है, ये हमें उन्होंने 60 मीटर से एक स्टोन को स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड की तरफ, राइट। तो उसके साथ साथ जब जैसे इसको टाइम गुजरता है उसकी स्पीड जो है, उसकी हाइट जो है वो डेफिनेटली कम होती चली जाएगी। देखिए 60 मीटर था, 1 सेकेंड बाद अगर हम इसमें x को 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 30 मीटर, सही। उसके बाद x हमारे पास जो है वो इक्वल टू 1.5 सेकेंड गिवन है। हमने कहते हैं कि हमने हाइट फाइंड आउट करें, तो इसमें पुट करें x की वैल्यू 1.5, तो आपके पास हाइट क्या आ जाएगी 17.5 मीटर। क्लियर। इसी तरह हमारे पास x जो है वो इक्वल टू 1.7 सेकेंड जब गुजर जाए तब इसकी हाइट क्या होगी, x को पुट करें इस फंक्शन में, x की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास h 1/7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1/7 का होल स्क्वायर क्या आ गया जी 11.1 मीटर। क्लियर हो गया। हमने डिफरेंट टाइम के साथ जो है ना उसकी उस फंक्शन में लगाते हुए हमने हाइट जो है फाइंड आउट कर दी। अच्छा, सेकेंड में कह रहे हैं कि जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें कहते हैं डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब स्टोन जो है वो कब जो है वो व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, के स्टोन जो है कब कितने टाइम पे जो है वो इस ग्राउंड पे जो है यानी कि ज़मीन पे गिर जाएगा। अब ज़मीन पे गिरेगा इसका मतलब है हाइट जो है वो 0 हो जाएगी, ऐसे ही है ना, h of x इक्वल टू 0 बिकॉज स्ट्राइक द ग्राउंड। इसका मतलब है कि 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है +-2। तो आपको पता है कि x किसको शो कर रहा है, इस यहाँ पे x जो है वो टाइम को शो कर रहा है और टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो हम कह सकते हैं स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। क्लियर। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसके मुताबिक हम डिटेल से स्टडी जो है वो अभी तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसकी स्टडी जो है वो 1.5 जो अभी साइज है उसमें हम करेंगे। कहते हैं the graph of a function f is the graph of the equation y is equal to f of x is if it consists of the point in the Cartesian plane, choose coordinate x y are input output pair of f। ठीक है, ये x y जो है ना वो क्या इनपुट और आउटपुट का जो है वो पेयर है। इसमें हमारे पास जो है वो x जो है वो इनपुट वैल्यू है, y आउटपुट वैल्यू आता है और ये कार्टेशियन प्लेन होगा जिसमें एक्स वाई का जो है वो पेयर हो जाएगा, राइट। और उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। नोट दैट एवरी कर्व वी ड्रॉ इन अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। A function f can only have one value f of x for each x in its डोमेन। वही बात है ना कि हम कहते हैं जरूरी नहीं जो हम हर ग्राफ ड्रा करें वो फंक्शन भी हो, क्यों, क्योंकि फंक्शन के लिए होना ज़रूरी होता है कि x की एक वैल्यू के रिस्पॉन्स पे हमें y की भी एक ही वैल्यू मिले। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी तो वो फंक्शन जो है वो फिर वो रूल जो है वो फंक्शन नहीं होगा। ग्राफ तो उसको ड्रॉ हमने कर लिया। अच्छा, ग्राफ को ड्रॉ करना जो है उसकी जो बड़ी अच्छी टेक्निक होती है वो ये होती है, जिस तरह का आपको ग्राफ हो उसके लिए टेक्निक जो बेसिक टेक्निक होती है वो ये होती है कि आप उसकी ज़ीरो लें, उसकी ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लें 1 2 3, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लें ताकि इसकी शेप जो है वो अच्छी ड्रॉ हो ग्राफ की। डेफिनेटली हमने पूरी रियल नंबर को तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हमने तो सिंबॉलिकली कुछ वैल्यूज़ लेके उसको ड्रॉ करना होता है। इसलिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू लें, कुछ नेगेटिव वैल्यू लें और फिर जीरो पे देखेंगे उसको क्या रिस्पॉन्स होता है। क्या होगा जब हम x की वैल्यू ले लेंगे, उस जो भी रूल होगा उसमें वैल्यू डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू उनको ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के लिए आप क्योंकि आपने तो पेपर पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए स्केल लें। स्केल पे 1 सेंटीमीटर से उसको जो है स्केलिंग करें 1 2 3 ताकि x की भी
एक्स प्लेन की भी, इसी तरह वाई प्लेन की भी, ताकि आपकी शेप जो है वो सिमेट्रिक हो। और उसको फिर डॉट के साथ उन पेयर्स को, जो एक्स वाई पेयर्स हैं, जो कि एक्स को इनपुट वैल्यू देने से जो कि वाई की वैल्यू आई है और जिस तरह पेयर बनते चले गए हैं, उनको जो है वो ड्रॉ कर लें, डॉट कर लें, उसके बाद डॉटेड को जो है वो ज्वाइन कर दें तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसमें फंक्शन भी हो। फंक्शन तो तब होगा जब एक इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट हमें आउटपुट भी सिंगल एग्जैक्टली वन वैल्यू मिले, राइट। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। तो अगर हम कोई ग्राफ हमने बनाया है, ठीक है, हमारे पास ग्राफ है, हम देखना चाहते हैं कि आया ये ग्राफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। ये जो ग्राफ हमने जिस रूल से इसको, डेफिनेटली कोई रूल होगा तो उससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। जब हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो फिर हम देखेंगे कि आया उस जो हमने जिस रूल से हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, आया वो रूल जो है वो फंक्शन है कि नहीं है। इसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वो ये होता है कि हम एक लाइन जो है एक जैसे ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, इस पर हमने एक वर्टिकल लाइन खींची। आप देख रहे हैं कि ये इस वर्टिकल लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अगर 2 पॉइंट को, किसी ग्राफ के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करे तो फिर ये जो मतलब ये ग्राफ है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। कहते हैं नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन वन, क्योंकि हमें एक सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट एक सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए। इसका मतलब अगर 2 को कर रही है, इसका मतलब है कि उसमें 2 वैल्यूज थी। दस अ सर्कल कैन नॉट बी अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। देखिए ना, हमें अगर एक x की वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास y की भी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू के नज़दीक हमें जो है वो 2 वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब है कि वो हमारे पास a है और साथ में f ऑफ a भी है, a1, और साथ में एक और वैल्यू भी जो है वो y की आ चुकी है, ठीक है। इस वजह से हम इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं कि हमारे पास एक अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो हमारे पास ग्राफ के सिर्फ एक ही पॉइंट को जो है वो इंटरसेक्ट करे, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास ग्राफ जो है वो किसी फंक्शन का है। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। बताइए ना आपको, अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं। आपको पॉलिनोमियल का जो है ना वो ऑलरेडी पता है क्या है। दीज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं? हम मैथमेटिकली सेंटेंसेस जो होते हैं उनको एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक क्या होती हैं? जब उसमें मैथमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो मिलके हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में की क्या होती है कि हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, साथ में पावर इन्वॉल्व होती हैं। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स वेयर a नॉट अप टू an, जो कांस्टेंट है सारे, आर रियल नंबर्स हों, एंड एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो हमारे पास वेरिएबल की पावर है पॉलिनोमियल फंक्शन में, क्या होता है? वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। और तो ए एन कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन। अगर हमारे पास एन जो है, ये एन कोई भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, तो जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व होती है किसी पॉलिनोमियल में, वो उसकी डिग्री कहलाती है, और उसके साथ जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन इक्वेशन। जैसे कि इसकी ये पॉलिनोमियल है, राइट। देखिए ना, इसके जो 2, 3 कोफिशिएंट है वो रियल वैल्यूड है, और क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज तो नहीं है, रियल वैल्यूड है ना। और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इस पे हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? 4 है। मतलब है ये 4 डिग्री की जो है वो पॉलिनोमियल है, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 2 है। अच्छा जी, लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन हम एक ऐसे फंक्शन को करते हैं जिसमें हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो 1 होती है, जैसे px इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर फंक्शन है हमारे पास। आइडेंटिटी फंक्शन में हम कहते हैं कि फ्रॉम अ सेट x, अगर हम सेम सेट पे ही फंक्शन डिफाइन करें, हम आइडेंटिटी फंक्शन को कैपिटल I से डिनोट करते हैं।
अगर हम सेम सेट के दरमियान फंक्शन डिफाइन करें आई जो है वो एक्स से एक्स पे ही जाए और फॉर्म वाई इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या हो, जिस कैसे हम डिफाइन करेंगे, जैसे आई जब ऑपरेट हो सेट एक्स एलिमेंट पे तो वही एलिमेंट हमें रिटर्न कर दे, मतलब वही एलिमेंट, उसमें कोई असर डाले बगैर उसको वही एलिमेंट हमें दे दे। जैसे कि आइडेंटिटी आई जो है मैं ऑपरेट करवाती हूँ 1 पे तो हमें आंसर में भी 1 दे दे, आई 2 पे हो तो वो 2 दे दे। तो हम इसमें मतलब है कि डोमेन और रेंज जो सेट होंगी वो सेम सेट होंगी, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हम ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जो सेम सेट पे डिफाइन होता है, जिसकी डोमेन और रेंज सेट जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, और जिस एलिमेंट पे वो ऑपरेट होता है वही जो प्री इमेज होता है वही इमेज होता है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं, इसको सी से जो है वो डिनोट करते हैं जब हमारे पास कोई सेट एक्स जो है वो किसी कांस्टेंट सेट वाई के किसी एक एलिमेंट या किसी एक कांस्टेंट पे ही जो है वो इमेज में सेट एक्स के हर एलिमेंट यानी कि हर प्री इमेज का एक ही कांस्टेंट इमेज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे कि इसको इस तरह शो करती है सी एस गोज टू सी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि सेट एक्स का हर जो एलिमेंट है वो 5 पे जो है वो जाके या सी पे जाके या 5 पे जाके जो है वो मैप होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। जिसके बाद रैशनल फंक्शन, ये आपको बहुत अच्छी तरह पहले भी पता होगा, 5th चैप्टर हमने ऑलरेडी किया था। रैशनल फंक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्व हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन। जैसे आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है रैशनल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a function in which the variable appear as exponent power is called an exponential function। क्या होता है जब हमारे पास हम ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल जो है वो किसी कांस्टेंट की पावर में जो है वो शो होता है। जैसे कि y इक्वल टू ax, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। y इक्वल टू ex, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.178। y is equal to 2x और y is equal to exh, these are all exponential function। लॉगरिथम फंक्शन में ये है कि आप इफ x is equal to a y हो, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये, तो इसको हम लिख सकते हैं y into log of a x। ठीक है, x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम लॉगरिथम जो है वो नेगेटिव नंबर का नहीं ले सकते, इसलिए हमने जो जिस नंबर का हम लॉगरिथम लेंगे वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस है उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे लॉग जो है वो डिफाइन नहीं होते हैं। इसका बेस ऑफ लॉगरिथम फंक्शन एक लिए बेस के लिए कंडीशन होती है कि वो पॉजिटिव हो और वो 1 ना हो। ठीक है, और x के लिए जिसका हमने लॉग लेना है उसके लिए क्या होना चाहिए, वो उसको भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये लॉगरिथम है फंक्शन ऑफ बेस ए। अब हम दो जो है वो लॉगरिथम को यूजुअली जानते हैं, एक तो कॉमन लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 होती है, जिसको हम लॉग ऑफ x लिखते हैं, इसके साथ हम 10 नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग 10 नहीं लगा रहे इसका मतलब है कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है, उस पर हम अंडरस्टूड है कि ये इसकी बेस 10 होगी। क्लियर। और एक बेस e के साथ होता है, e की वैल्यू जो है 2.718 है। लॉग ऑफ e इंटू एक्स को हम ln x भी कहते हैं, उसको नेचुरल लॉग कहा जाता है। सही, ये हमारे पास नेचुरल लॉग कहलाता है। और इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास जो सारे लॉग होते हैं वो बेस 10 और e के साथ ही होते हैं, इसके अलावा भी लॉग होते हैं, लेकिन ये दो जो है वो ऐसे लॉग हैं जो कि हम ज़्यादा स्टडी करते हैं।
इसके बाद ये हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या होती है, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, cos हाइपरबोलिक ऑफ x is equal to e raised to power x plus e raised to power minus x divided by 2. The y is equal to tan hyperbolic of x e raised to power x minus e raised to power minus x divided by यानी कि sin hyperbolic of x divided by cos hyperbolic of x, और 2 से कैंसिल होकर हमारे पास tan hyperbolic of x की वैल्यू आ जाएगी. y is equal to 1 by cos hyperbolic of x, ठीक है. इसी तरह कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय साइन हाइपरबोलिक ऑफ x. इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन y is equal to sin hyperbolic inverse of x, cos hyperbolic inverse of x, tan hyperbolic inverse of x की वैल्यूज हैं. साइन सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x एंड कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, इनकी वैल्यू है, ये डिफाइंड होती हैं, प्रूफ्ड है. इसको इसी तरह देखना होगा क्योंकि आगे जो है ना उसका यूज होगा सेकेंड चैप्टर में. इस तरह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं. 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट एंड कोसेकेंट. यहाँ पे साथ में इसकी डोमेन और रेंज भी लिखी हुई है जो कि अपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी भी की है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जी कौन से होते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. एक्सप्रेस्ड फंक्शन, if y is easily expressed in term of x and y in term of x, then y is called an expressed function of x, right? मीन्स कि अगर हम लोग इस फंक्शन को देखते ही बता सकें कि ये इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड फंक्शन. जैसे कि ये है, देखिए इसमें हमें क्लियर नज़र आ रहा है y इंडिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट है और y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इस फंक्शन को कहते हैं एक्सप्रेस्ड फंक्शन. जिसमें हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होती है, इफ x and y आर सो मिक्स्ड अप and y cannot be expressed in term of the independent variable x, then y is called an implicit function of y. ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसको हम फिर किस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ये किसको शो कर रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन को शो कर रहा है. इसमें हम एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ से देखें y को सेपरेट नहीं कर सकते. ये इस तरह एक्स और वाई मिक्स हुए हैं कि इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो ऐसे फंक्शन को फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है. पैरामीट्रिक फंक्शन, for a function y is equal to f of x if both x and y are expressed in another variable say t or theta which is called a parameter of the given curve. मीन्स क्या है, एक तरफ आप देखिए हम मैथमेटिक्स में जो शो करते हैं वो ये है कि एक्स वाई जी को हम यूजुअली जो है वो वेरिएबल कहते हैं, जबकि ए बी सी डी को हम लोग जो है वो क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं. अब वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान की एक सिचुएशन होती है, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, जिसको हम ना तो फुली तौर पे कांस्टेंट्स कंसीडर करते हैं और ना ही फुली तौर पे उसको हम कांस्टेंट क्वांटिटी कंसीडर करते हैं और ना ही उसको फुली तौर पे हम जो है वेरिएबल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं. तो इसलिए हम इसको यूजुअली टी और थीटा से डिनोट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हर कर्व की जो है वो कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है. जैसे कि सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, ए कॉस ऑफ टी वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ टी. आपको याद होनी चाहिए. इस तरह अब आगे 6 चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये जो हमारे पास जो है एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कॉनिक है, ये ना कॉनिक है, इनको हम स्टडी करेंगे. साथ में ये इनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन भी है. जैसे कि ये एलिप्स की इक्वेशन है, जैसे कि सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन तो आप अवेयर हैं. इस तरह हम एलिप्स पढ़ेंगे. एलिप्स की जो शेप है ना वो ओवल टाइप शेप होती है. उसकी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. इसकी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, राइट. इसी तरह हाइपरबोलिक की शेप इस तरह की होती है और ये इसकी इक्वेशन है और ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है.
जी, अब जो आपके एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे उनको हम देख लेते हैं। ये पैराबोला हमें गिवन है और कहते हैं कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, अपने शो करना है कि वाकई ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो कैसे पता चलेगा? जब हम अगर इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड करते हैं तो हम कहेंगे कि ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जैसे कि हमने क्या किया, सेकंड में से जो है टी को एलिमिनेट करके एक्स में पुट कर दिया, तो आप देख रहे हैं उससे हमारे पास ये वाली टी की वैल्यू फाइंड आउट की, इक्वेशन 1 में पुट की, तो एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर टू ए का होल स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू एक्स ए इंटू वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर बन गया। यस, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 4x का मतलब है यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 4x। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने ओरिजिनल इक्वेशन बना ली। इसका मतलब ये है कि ये बाकी ये जो है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्योंकि तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ऐसा पार्ट बी में है, हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा। यहाँ से हमने क्या किया, x बाई a इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, y बाई b इज इक्वल टू sin ऑफ थीटा। अब हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एलिप्स की ले लें, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और इसमें पुट कर दें। देखिए ना, x बाई a का स्क्वायर टू प्लस बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो 1 हो जाता है। इन दोनों के इक्वेशन को ऐड करें तो आपके उससे जो है वो आपके पास एलिप्स की इक्वेशन बन जाती है। इसका मतलब है कि ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह सेम ऐसे ही हमने हाइपरबोला की जो है वो इक्वेशन को इक्वेशन बनाई, यहाँ से बी बाई इसको सब्ट्रैक्ट किया, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो 1 होता है। तो इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने क्या किया, इसकी ओरिजिनल इक्वेशन बना ली, मींस दैट ही इसकी पैरामीट्रिक हाइपरबोला की ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो आपने प्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास क्या है जी, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। हम ये करते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं जी, 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। साइन हाइपरबोलिक x की अभी हमने वैल्यू पर हमने देखी थी क्या होती है, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x की e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अभी हम 2 कैंसिल कर रहे, 2 इंटू ये हमारे पास हो गया 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, a का स्क्वायर, समझे सही है ना, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x का स्क्वायर, वो क्या हो गया, e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो क्या कर सकते हैं आप, ये इससे जो है वो कैंसिल होकर 2 बन गया। ठीक है, e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। जब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ x होता है तो इसकी पावर क्या होती है, x होती है, यानी कि 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। जो भी पावर में होता है e की जो भी पावर होगी वो साइन हाइपरबोलिक ऑफ का एंगल आगे बन जाएगी। अब यहाँ पे e पावर 2x का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं साइन, देखिए ना, e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये साइन हाइपरबोलिक का बन रहा है ना, लेकिन किसके साथ, एंगल किसके साथ, 2x के साथ। सही, क्लियर हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट ये है कि सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक ऑफ x। इसकी हम राइट हैंड साइड ले ली, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक 10 स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ x, 1 माइनस यहाँ पे टेन हाइपरबोलिक ऑफ x की वैल्यू लगा ली, उसका होल स्क्वायर ले लिया। सही, अब क्या किया, अब हमारे पास डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट होके इसको हमने ओपन कर लिया। जब स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, स्क्वायर ओपन हो गया। इस तरह डिनोमिनेटर का भी हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, इनका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लिए तो हमारे पास कटिंग होके ऊपर जो है वो 2 + 2 4 रह गया, नीचे हमारे पास e रेज़ टू पावर 2x
प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 2, ये किसका जो स्क्वायर है, ई रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस x का होल स्क्वायर है। इसी तरह आप इस क्वांटिटी को हम पूरा को लिख सकते हैं 2 इंटू ई रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस x का होल स्क्वायर। सही, तो ये जो है वो क्या बन गया, किसकी बन गई, ये हमारे पास जो है वो 1 बाय कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x हो गया। ठीक है, ये देखें ना, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x का स्क्वायर हो गया, तो विच इज इक्वल टू है सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ x। 1 बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x विच इज इक्वल टू है सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ x। अब सेम ऐसे ही आप इसकी जो है वो थर्ड पार्ट करेंगे। जी, इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन कैसे पता चलते हैं, हमें किसी फंक्शन को ये चेक करना हो कि आया ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद अगर वही टर्म फंक्शन की हमारे पास वापस आ जाए तो हम कहते हैं, यानी कि वो माइनस को ऑब्जर्व कर ले तो हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है। जबकि अगर वो माइनस को ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि माइनस को उठा के बाहर निकाल देता है तो हम कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। सही, जैसे कि हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस करते थे, कॉस क्या करता था, कॉस जो है वो माइनस को ऑब्जर्व कर लेता था, तो हम कहते थे कॉस जो है वो इवन फंक्शन है। जबकि साइन जो है वो क्या करता है, माइनस को जब हम उसके एंगल पे माइनस लगाते थे तो वो माइनस को उठा के बाहर निकाल देता है, तो हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, इवन और सॉरी ऑड फंक्शन है। अब जैसे कि ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, हमने इसको चेक करना है कि आया ये इवन है कि ऑड है। हम क्या करेंगे, हम x की को जो है वो रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पे फंक्शन पे हमने इसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर लिया, क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स। देखिए ये एक्स क्यूब माइनस कॉमन आने के बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स जो है वो अगेन फंक्शन बन गया, यानी कि इस फंक्शन ने माइनस को निकाल के, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स की, यानी कि माइनस को उसने बाहर निकाल दिया। इट मीन्स डेट इट इज़ अ ऑड फंक्शन। आप इस फंक्शन को देखिए, सेकेंड वन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप रिप्लेस करें एक्स को बाय माइनस एक्स, जब रिप्लेस किया तो माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अगेन जो है वो क्या हो गया, उसने ना ऑब्जर्व किया है ना ही उसको जो है वो बाहर निकाला है। ऑब्जर्व भी तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि ऑब्जर्व तो तब करेगा जब हमारे पास सिंगल टर्म होती तो फिर माइनस को ऑब्जर्व करता, तो इसका मतलब है कि ये ना तो इवन है और ना ही ऑड है। ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो कि नेवर इवन नॉट ऑड। अच्छा जी, थर्ड में देखें, थर्ड में क्या किया हमने, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लिया, x की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो क्या किया इसने, माइनस को बाहर निकाल दिया, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5, अगेन जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू हो गया, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, ये देखिए एफ ऑफ एक्स पुट किया, माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स हो गया, मीन्स डेट एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। Fourth one, f of x is equal to x minus 1 divided by x plus 1. इसके रिप्लेस x by minus x minus 1 minus x plus 1। अब आप देखें माइनस कॉमन लिया, आपस में कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर का माइनस, और आपके पास क्या आ गया, x plus 1 आ गया डिवाइडेड बाय x minus 1। तो ये जो है वो फंक्शन की इक्वल तो नहीं आया ना, इसका मतलब है कि ये ना तो इवन है और ना ही ऑड। फिफ्थ को देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2/3 प्लस एक्स, रिप्लेस करें एक्स को बाय माइनस एक्स, रिप्लेस किया माइनस एक्स 2/3 प्लस एक्स, राइट। आप देखिए 1/3 अगर पावर हम कॉमन ले लें तो माइनस एक्स की जो स्क्वायर पावर है वो उसको एक्स स्क्वायर कर देती है अगेन, ठीक है, पॉजिटिव कर देती है। देखिए ना, ये माइनस एक्स का स्क्वायर होल पावर 1/3, इसने इसको गेन कर दिया एक्स स्क्वायर, और फिर होल पावर 1/3 यानी कि 2/3 प्लस 6 आ गया। अगेन जो है रिप्लेस करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो माइनस को ऑब्जर्व कर लिया, ये हमारे पास अगेन क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स के इक्वली आ गई, यानी कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स दैट दिस इज एन इवन फंक्शन। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाए, ऑड फंक्शन है। जब एन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इज अ इवन फंक्शन।
अगर प्लस माइनस में ना आए तो फिर वो क्या होता है जी, वो ऑड फंक्शन होता है। जी आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम जब आएंगी तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस कर लेंगे।